कर दिया। ठीक, ठीक है। ये कैमरा रेड क्यों नहीं है? अच्छा, रिकॉर्डिंग में नहीं इसलिए, ठीक है। ठीक, ये कैमरे का रेड वाला बटन जल नहीं रहा। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और घर पे मजे चल रहे हैं सबके? चलो, है ना, पहले प्रेयर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ रहे थे उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, स्टार्ट प्रेयर। क्लोज योर आइज। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है बच्चों, देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग, है ना बेटा, करंट दिया होता था या तो फंक्शन के फॉर्म में या तो ग्राफ के फॉर्म में, और हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना चार्ज कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया, है ना। तो ग्राफ के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमने कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। उसके बाद आगे की टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक ग्राफ अपने को दिया गया है, कुछ इस तरह का ग्राफ है बच्चों। ठीक है, ये करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। यहां पर करंट की वैल्यू दी गई है अपने को 10 एम्पियर। ये जो टाइम की वैल्यू है ये बेटा 4 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, और ये जो टाइम की वैल्यू है ये है 5 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट चार्ज, कैलकुलेट नेट चार्ज फ्लोन calculate net charge flown through the conductor, calculate net charge flown through the conductor in 5 seconds, है ना। 5 सेकेंड्स में, है ना, टोटल 5 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो किया, है ना। तो देखो, हमें पता है कि करंट टाइम के ग्राफ का एरिया बच्चों क्या देता है, टोटल चार्ज फ्लोन। तो 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक हम इस ग्राफ का क्या निकाल लेंगे बेटा, एरिया, है ना। यही है एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ।
राइट। तो 0 से 5 सेकेंड तक हम क्या निकालेंगे बेटा, एरिया। अब ध्यान रखना आप, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया आ रहा है उस एरिया को आप पॉजिटिव लोगे, और एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया आ रहा है उसको आप नेगेटिव लोगे, है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। अच्छा, ये नहीं दिया गया, यहां पे भी करंट दिया होना चाहिए बेटा, है ना, ये मैं देना भूल गया करंट। ठीक है, इस करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। ठीक है, इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। चलो सॉल्व करते हैं, ये एरिया निकालते हैं। तो देखो बेटा, यहां से यहां तक क्या है, ट्रेपीजियम है ना, ये है ट्रेपीजियम, और ये क्या है, ट्राइंगल, है ना। तो अगर हम लोग यहां पर लिखें नेट चार्ज फ्लोन, तो नेट चार्ज फ्लोन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालें भाई, तो पहले तो ट्रेपीजियम का एरिया और बाद में इस ट्राइंगल का एरिया, है ना, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए कल मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस ट्रेपीजियम में आपको कौन कौन से पैरेलल साइड दिख रहे हैं, ये पैरेलल साइड है और ये है, तो इसकी लेंथ कितनी बेटा 4, और इस वाले पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है 2। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी क्या आ जाएगा बेटा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है, ये कितना है, ये बेटा 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लिया, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव, है ना, माइनस। ये क्या है बेटा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5, ये 4, तो ये बेस कितना हो गया बेटा 1, और ये हाइट कितनी हो गई इसकी 5, तो माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है बेटा 1, 4 और 5 के बीच का गैप 1, डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट कितनी है 5, मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये 5 टाइम्स कैंसल होगा, 4 प्लस 2 6 इंटू 5 कितना 30, माइनस 5/2 कितना होता है बेटा 2.5, 30 माइनस 2.5 क्या आ जाएगा 27.5 कूलम। चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट क्या आएगी कूलम। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। दिख रहा है, लिखा हुआ दिखता है ना, ठीक। हो गया कॉपी, जल्दी करो। देखो यहां पर आप चाहो तो नोट बना करके लिख सकते हो, है ना, आप यहां पर नोट बना करके लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया प्लस लेंगे और एक्स एक्सिस के नीचे वाला माइनस लेंगे, है ना। टेक एरिया पॉजिटिव एबव एक्स एक्सिस, टेक एरिया पॉजिटिव above x-axis and negative below x-axis, and negative below x-axis। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर का एरिया प्लस लेना है, प्लस और ये माइनस, है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। चलो ये नोट भी कॉपी करो जल्दी फटाफट। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिखाना एक बार।
अरे वो अभी लिखूंगा, लिखा कहाँ है वो, अभी लिखूंगा, वो लिख तो रहा है अभी। थोड़ी ब्राइटनेस कम करो फोन की। इधर लिखता हूं, चलो हो गया कॉपी, मिटाओ इसको। अब बच्चों नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, वो है करंट डेंसिटी। लिखिए अगला टॉपिक, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, लिखिए अगला टॉपिक, करंट डेंसिटी, है ना, लिखिए करंट डेंसिटी। देखिए करंट डेंसिटी को बच्चों इस तरह से डिफाइन किया जाता है, करंट पर यूनिट एरिया फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग बच्चों फर्स्ट में, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, या करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया भी डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट, ठीक है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है बेटा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बट करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा डिटेल में, है ना। करंट डेंसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। करंट स्केलर है, करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई वेक्टर है तो कुछ डायरेक्शन होगा इसका, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगा। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो लिख लेंगे इट हैज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट हैज डायरेक्शन along the direction of current. It has direction along the direction of current. It has direction along the direction of current. ठीक है, इट हैज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर करंट होगा वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का भी लेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसको बेटा हम लोग जे सिंबल से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? जे वेक्टर, है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल वेक्टर जे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको हम लोग? वेक्टर जे, है ना, ये इसका सिंबल है ना। नेक्स्ट देखेंगे, मैथमेटिकली करंट डेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैथमेटिकली करंट डेंसिटी, मैथमेटिकली करंट डेंसिटी is calculated as, mathematically current density is calculated as। अब देखिएगा बच्चों, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो मैंने यहां पर वेक्टर लिख दिया।
और करंट डेंसिटी है क्या? करंट डेंसिटी है बेटा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ये है करंट डेंसिटी। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सवाल ये आएगा आपके मन में कि सर करंट तो स्केलर है, एरिया भी स्केलर हम लोग लेते हैं जनरली, तो करंट भी स्केलर, एरिया भी स्केलर, और एरिया डिवीजन में है तो डेफिनेटली स्केलर होगा, क्योंकि वेक्टर से तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो करंट भी स्केलर है, एरिया भी स्केलर है, ये दोनों के दोनों स्केलर है, तो ये वेक्टर के बराबर कैसे आ गया? है ना, आपके मन में ये सवाल आ सकता है, जेन्युइन सवाल है ना, कि करंट डेंसिटी तो वेक्टर आपने बताया सर, करंट स्केलर है, एरिया स्केलर है, तो दो स्केलर का डिवीजन एक वेक्टर कैसे आ गया सर? है ना, तो देखो बेटा करंट डेंसिटी डेफिनेटली वेक्टर है, करंट स्केलर है, एरिया स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होना चाहिए। इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया है, जो आप थर्ड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है बेटा? इट हैज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, एन कैप। क्या लगाते हैं बेटा? एन कैप, यूनिट वेक्टर। ये करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। और ये यूनिट वेक्टर बेटा क्या बताता है? उसका डायरेक्शन। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने यूनिट वेक्टर के बारे में चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था 2i कैप, उसका मीनिंग क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड। 3j कैप, उसका मतलब क्या है? y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड। वैसे ही i बाई ए एन कैप, इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में, एन कैप की डायरेक्शन में इतना यूनिट का मैग्नीट्यूड, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप i बाई ए, ये i बाई ए जो है ये बताता है करंट का करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। ये है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, जो कि होता है करंट पर यूनिट एरिया। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। और एन कैप क्या है यहां पर सर? तो एन कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन के अलोंग कोई भी हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया। अगर करंट एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो ये एन कैप क्या हो जाएगा बच्चों? आई कैप। अगर करंट वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो एन कैप क्या हो जाएगा? जे कैप। समझ में आ रही है मेरी बात? तो करंट डेंसिटी क्या बन गया बेटा? वेक्टर। आई क्या है? स्केलर, ये मैग्नीट्यूड है, और एन कैप क्या है यहां पर? वेक्टर। तो ये स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वेक्टर आ रहा है। क्लियर है ये? तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर हम डायग्राम बना करके देखें बच्चों, देखो यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर का एक पीस है, और यहां मान लो आप करंट इधर फ्लो कर रहा है बेटा, है ना। इधर क्या फ्लो कर रहा है? इसमें करंट, राइट। इधर करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका ये जो एरिया देख रहे हो आप, इस एरिया को हम वेक्टर भी अज्यूम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। एरिया वेक्टर भी ले सकते हैं बेटा, है ना। एरिया हम कई जगह पर वेक्टर भी लेते हैं, उसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर, है ना। तो खैर वो सारी बातें भी करेंगे डिस्कस। पहले आप ऐसे समझ लो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है। तो जो करंट का डायरेक्शन है, करंट इधर जा रहा है तो यही है बेटा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। ये जो एरिया देख रहे हो इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है, वही डायरेक्शन होगा करंट डेंसिटी का। करंट कंडक्टर में इधर फ्लो कर रहा है, वही डायरेक्शन है करंट डेंसिटी का। अगर ये आई कैप है तो मैं एन कैप की जगह पर क्या ले लूंगा? आई कैप। अगर ये जे कैप है तो मैं
एन कैप की जगह पे क्या ले लूंगा बेटा, जे कैप। जो भी डायरेक्शन होगा मैं वो डायरेक्शन वहां पर, वो यूनिट वेक्टर मैं वहां पर यूज कर लूंगा, ठीक है। करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर, कॉपी करो। हर एक वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना, तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। अगर मान लीजिए कहीं पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी लिखना है अपने को, है ना, एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे हम, 6th पॉइंट यहां पर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। अगर अपने को कहीं पर सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी क्या आ जाएगा बेटा, जे का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या आ जाएगा, आई बाय ए, क्या आ जाएगा, आई बाय ए, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। सीधे करंट को एरिया से डिवाइड करेंगे, वो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। और कंप्लीटली इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो है जो करंट का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर आप यहां पर लगा दोगे, ठीक है। कॉपी करो इसको फटाफट। हो गया कॉपी, जल्दी करो, फास्ट। देखो फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ये कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये एरिया लेना है आपको, ये एरिया और इस एरिया से कितना करंट है, ठीक है। ये एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया लेना है, ठीक है। इस एरिया से कितना करंट फ्लो किया, दिस एरिया यू हैव टू टेक, राइट, दिस इज द एरिया। कितना करंट फ्लो किया डिवाइडेड बाय एरिया, करंट अपॉन एरिया क्या हो जाएगा बेटा, करंट डेंसिटी। करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट का डायरेक्शन वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर जे। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग, करंट डेंसिटी को आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया, और साथ में यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, जो भी करंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो लगा देंगे। आई कैप तो आई कैप, जे कैप तो जे कैप, वो हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट कॉपी कीजिए, मिटाता हूं इसको, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर करंट डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस किया जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन दिया गया अपने को, क्वेश्चन है थ्रू अ कॉपर वायर, थ्रू अ कॉपर वायर, थ्रू अ कॉपर वायर through a copper wire of cross-sectional area, through a copper wire of cross-sectional area 4 millimeter square,
4 millimeter square through a copper wire of cross sectional area 4 millimeter square, 10 to the power 24 electrons flow in 10 seconds. Calculate current density. Calculate current density. ठीक है, ये क्वेश्चन है. थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 millimeter square, this much electron flow in 10 seconds. Calculate current density. तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट करंट. सबसे पहले क्या निकालेंगे यहां पर, करंट. तो करंट कैसे आएगा बेटा, करंट आएगा कितना चार्ज फ्लो किया और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, है ना. तो कितना चार्ज फ्लो किया, देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, है ना. 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन पास कर गए. तो चार्ज कितना पास किया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 to the power -19. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 to the power 24. तो इतना सारा चार्ज पास कर गया. कितने टाइम में पास किया इतना सारा चार्ज, 10 सेकेंड्स में. तो डिवाइडेड बाय 10. इसको आप सॉल्व करोगे, ये 10 ऊपर जाएगा, यहां 23 हो जाएगा, फिर 19 है, 23 है, कितना जाएगा बेटा, 10 to the power -4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, है ना. तो 1.6 इंटू 10 to the power 4 एम्पियर. इतना एम्पियर क्या आ गया बेटा, इतना एम्पियर करंट, है ना. लेकिन अपने को क्या फाइंड आउट करना है, करंट डेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, है ना. तो क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, करंट अपॉन एरिया. करंट अपॉन एरिया, करंट कितना है बेटा, 1.6 इंटू 10 to the power 4, इतना एम्पियर करंट है. एरिया कितना है, तो कितना एरिया भाई, क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, 4 मिलीमीटर स्क्वायर. ध्यान देना ये मिलीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, है ना. तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 to the power -6. मिलीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. ठीक है, देख लो यहां पे कन्वर्जन में जिसको डाउट है, 1 मिलीमीटर में 10 to the power -3 मीटर होता है. 1 मिलीमीटर में क्या होता है, 10 to the power -3 मीटर. अब दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूंगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1, और यहां क्या गया, मिलीमीटर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किया तो 10 to the power -6 आ गया, और मीटर स्क्वायर, है ना. तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. करेक्ट. तो यहां पर कितना मिलीमीटर स्क्वायर है बेटा, 4 मिलीमीटर स्क्वायर. तो कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 to the power -6, है ना. 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यह जाएगा 0.4, ये कैंसिल होगा, 0.4 इंटू ये माइनस ऊपर जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा, तो 10 to the power 10, है ना. थोड़ा और कम कर लो, तो 4 इंटू 10 to the power 9. यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर. इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट. तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट. हो गया ये कॉपी, मिटाओ इसे, जल्दी करो, है ना, फटाफट कॉपी करो बेटा, फटाफट जल्दी. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
अगला सवाल है बेटा, अच्छा देखो यहां पर आप एक नोट बना के लिख लो, कितने पॉइंट्स हमने लिख लिए थे, 5 पॉइंट हो गए थे ना इसमें, 5, अगर 5 हो गए थे तो आप 6th पॉइंट से लिखो, और अगर 6 पॉइंट हो गए थे तो 7 से लिखो, है ना, मुझे नहीं पता, मैं 6 से लिख रहा हूं, मुझे याद नहीं, ठीक है। देखो लिख लो आप इसे, करेंट डेंसिटी इट इज मेजर्ड इन, करेंट डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट है बेटा, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके, दिस इज इट्स एसआई यूनिट, ठीक है, ये क्या बेटा, एसआई यूनिट है ना, ये करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट है, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब देखो एक और टॉपिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, लेकिन इसके बारे में बेटा हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, है ना, इसके बारे में हम डिस्कशन है ना बाद में करेंगे। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 बातें हम वहां पर पढ़ेंगे। तो यहां पर बेटा डॉट प्रोडक्ट का यूज आने वाला है, ठीक है, अभी जो मैं लिखने वाला हूं उसमें आप टेंशन मत लो, जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके सारी बातें बताऊंगा। देखो 7th पॉइंट क्या है, करंट दिया है और करंट डेंसिटी निकालना है, सुनना बच्चों मेरी बात, करंट दिया है और करंट डेंसिटी निकालना है, तो करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। लेकिन करंट डेंसिटी दिया है और अपने को करंट निकालना है, तो क्या करते हैं देखो, कैलकुलेटिंग करंट फ्रॉम करंट डेंसिटी, यहां पर मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं बेटा 7th पॉइंट में, इसके बारे में हम लोग जब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो वहां पर मैं इस टॉपिक को कवर कर दूंगा, ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 7th पॉइंट में वहां पर अलग से कवर करूंगा वेक्टर्स में। कैलकुलेटिंग करंट फ्रॉम करंट डेंसिटी, कैलकुलेटिंग करंट फ्रॉम करंट डेंसिटी, कैलकुलेटिंग करंट फ्रॉम करंट डेंसिटी, ठीक है। देखो इसके 2 मेथड है बेटा कैलकुलेट करने के, करंट इक्वल टू लिखते हैं हम लोग जे डॉट ए, देखो डायरेक्टली एरिया को यहां पर हमने वेक्टर ले लिया, इस बात का आप ध्यान लेना, एरिया यहां पर हमने क्या ले लिया, वेक्टर। ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, तो करंट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी, है ना, ये तो वेक्टर है ही, क्या है ये, जे वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एरिया को बेटा हम लोग कभी कभी वेक्टर भी ट्रीट करते हैं, है ना, समटाइम्स वी ट्रीट एरिया एज वेक्टर, समटाइम्स वी ट्रीट एरिया एज वेक्टर, है ना, मैं बताऊंगा आपको, एरिया को वेक्टर लेंगे तो क्या डायरेक्शन होगा एरिया का, है ना, ये भी हम डिस्कस करेंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एरिया वेक्टर मैं अलग से यहां पर अभी 2 मिनट में डिस्कस कर दूंगा आपके सामने, ठीक है, अभी इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला करंट कैलकुलेट करने का तब यूज करते हैं व्हेन करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, आप ये सब याद रखना, वेक्टर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे ये सारी बातें, व्हेन करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन करंट डेंसिटी is constant, when current density is constant, अगर करंट डेंसिटी बेटा कांस्टेंट है, अगर करंट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो करंट निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे एंड ए, क्या होता है करंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे एंड ए, करंट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे एंड ए, है ना, करंट डेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, करंट, ठीक है। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, है ना, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन इनका
डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, स्केलर, एंड वी नो दैट करंट इज अ स्केलर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, मैंने स्टार मार्क लगा दिया है, इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी। इसी पॉइंट में 7th में आप एक और चीज लिख लो कि अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है, इफ करंट डेंसिटी इज वेरिएबल, तब करंट कैसे निकालेंगे? तो तब बेटा I इक्वल टू करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। करंट डेंसिटी को एरिया वेक्टर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनके डॉट प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सारी मैथमेटिक्स हम लोग देखेंगे बाद में, है ना। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको परेशान होने की इन सब में आवश्यकता नहीं है, ये सब सिंपल सिंपल सी बातें हैं। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना आसान और सिंपल है, मैंने ही सिखाया आपको, है ना। आपको कहीं भी लगा कि नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चीज है ना, इतने आराम से प्यार से आपने पूरा कैलकुलस सीख लिया और बहुत ही फास्ट, है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सीखने में, इमीडिएट हमने तुरंत सीखा और उसके मीनिंग्स वगैरह सब हम समझ गए, है ना। तो वैसे ये सारी चीजें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। जब वो चैप्टर में मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा, वहां पर आपको ये सारी बातें बता दूंगा, तो आपके लिए सब कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा। वहां आप यूं ही समझ जाओगे, अच्छा ये करना था, चलो तुरंत में फटाफट निपटा दिया, है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। ठीक है, इन सबको देख के डरना नहीं है। ओके, ये करंट का फॉर्म, ये करंट कैलकुलेट करने का ये मेथड, करंट कैलकुलेट करने का ये मेथड कब यूज करेंगे? जब करंट डेंसिटी वेरिएबल होगा, है ना। तो व्हेन करंट डेंसिटी इज वेरिएबल, 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 ठीक है, तब यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बेटा, और इसमें कुछ है नहीं, ये ध्यान रखना है। ये क्या पढ़ा हमने? करंट डेंसिटी दिया और करंट निकालना है, ये दिया है करंट डेंसिटी दिया और करंट निकालना है। तो क्या होगा? डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा? डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सीधे करंट आ गया। अगर करंट कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल है, तो इसके डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, इसके डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, अभी आप ये फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, इसके मीनिंग्स को याद रखो, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। कॉपी कीजिए इसको फटाफट। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। अब देखो बेटा, एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। एरिया वेक्टर क्या होता है ना, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। और मैंने आपको बताया कि एरिया जो है वेक्टर, अभी बार बार एरिया वेक्टर आता जा रहा है ना। आप अभी तक एरिया को सिर्फ स्केलर समझते थे, एरिया स्केलर है, बट नहीं बेटा, एरिया क्या है? वेक्टर है ना। मतलब देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एरिया वेक्टर है या स्केलर, तो सच बताऊं लड़ाई हो जाएगी इसमें, है ना। मतलब दो गुट बढ़ जाएंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे, है ना। नहीं, कोई कहेगा एरिया स्केलर है, कोई कहेगा नहीं एरिया वेक्टर है। और वाकई ऐसा है ना, मैं भी दोनों पक्षों में हूं, एरिया स्केलर भी है, एरिया वेक्टर भी है। एरिया वास्तविक में वेक्टर है नहीं, एरिया है स्केलर ही, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी ही है। लेकिन कई सारे जगहों पर लोगों ने एरिया को वेक्टर की तरह यूज किया। ये जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं बेटा, ये बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट है। एरिया है तो स्केलर ही, नेचर वाइज एरिया क्या है? स्केलर। बट कई सारे जगहों पर, कई सारे फॉर्मूले में, है ना, जो हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने फॉर्मूला हमें दिया, डेराइव किया, उन्होंने एरिया को वेक्टर की तरह एक्सप्लॉइट किया है, उन्होंने एरिया को वेक्टर की तरह यूज किया है। एरिया वेक्टर है नहीं, ठीक है, एरिया है स्केलर ही, बट इट इज यूज्ड सो मेनी एट सो मेनी प्लेसेस एज वेक्टर। एरिया इज अ स्केलर बट इट इज यूज्ड एट सो मेनी प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो अगर कोई पूछे एरिया स्केलर है या वेक्टर, तो इस सवाल का जवाब देना बेटा वाकई बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जगहों पर हम एरिया को स्केलर की तरह भी ट्रीट करते हैं और काफी सारे जगहों पर बेटा हम एरिया को वेक्टर की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि एरिया स्केलर है या वेक्टर, है ना।
तो पहले तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं पहला, ठीक है, एरिया वेक्टर, और इसके नीचे बेटा हम एक दो पॉइंट्स लिख लेंगे इसके बारे में। है ना, लिख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये लिखेंगे बेटा, एरिया में बी ट्रीटेड एज scalar and also as vector। है ना, एरिया को स्केलर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं बेटा और वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना, एरिया को स्केलर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, एरिया को हम दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर दोनों के तरह से, ठीक है। अगला पॉइंट आप ये लिख लोगे, अगला पॉइंट आप ये लिख लोगे कि इन फिजिक्स इन फिजिक्स ऐसे लिख लोगे, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन फिजिक्स, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस where area is treated as vector, where area is treated as vector, और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपके सामने है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में एरिया को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, अब हम बात करें बेटा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की। अच्छा, एरिया हम कैलकुलेट किसका करते हैं, सरफेस का। एरिया हम किसका कैलकुलेट करते हैं बेटा, सरफेस का, है ना। वी कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी सरफेस, किसी भी सरफेस का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं ना, वी कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी सरफेस, है ना, वी कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी सरफेस, वी कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी सरफेस, ठीक है बेटा। अब देखो सरफेस दो तरह का हो सकता है, एक तो होगा ओपन सरफेस और एक क्या होगा बेटा, क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस क्या हो गया, तो कोई भी एक, मतलब मान लो, है ना, एक पेज लिख लो आप, जिसपे आप लिख रहे हो ना नोटबुक पे, उसका एक पेज ले लो, वो पेज क्या है बेटा, प्लेन ओपन सरफेस है। कैसा सरफेस है वो, ओपन सरफेस है। लेकिन अगर मान लो मैंने एक स्फीयर ले लिया, तो स्फीयर का सरफेस कैसा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। देख रहे हो, वो एक वॉल्यूम क्लोज कर रहा है। तो जो सरफेस एक वॉल्यूम को क्लोज करे, वैसे सरफेस को क्या बोलेंगे बेटा हम, क्लोज्ड सरफेस। और जो सरफेस ओपन हो, खुला हो, क्या बोलेंगे उसे हम, ओपन सरफेस। तो सरफेस बेटा दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड सरफेस। अच्छा बताओ, क्यूब का सरफेस कैसा है, क्यूब का सरफेस क्लोज्ड सरफेस है। क्यों, क्योंकि क्यूब का सरफेस एक वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। क्यूबॉइड का सरफेस कैसा है, क्यूबॉइड का सरफेस क्लोज सरफेस है, क्योंकि वो वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। सिलेंडर का सरफेस कैसा है बेटा, सिलेंडर का सरफेस क्लोज सरफेस है, क्योंकि सिलेंडर एक वॉल्यूम इनक्लोज करता है ना। वही एक पीस ऑफ पेपर, उसका कैसा सरफेस है बेटा, ओपन सरफेस है, क्योंकि उसका सरफेस कोई वॉल्यूम इनक्लोज नहीं कर रहा है, खुला है सरफेस, ओपन सरफेस है, ठीक है। तो बेटा सरफेस दो तरह का होगा, ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। एरिया हम किसका निकालते हैं, सरफेस का, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो, हम उसका क्या निकालते हैं बेटा, एरिया। अब बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर की, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लें क्या, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं ना। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, है ना। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगर बेटा ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल है तो हम लोग सब जानते हैं ट्राइंगल का क्या होता है, एरिया, ये बेस, ये हाइट, तो क्या हो जाएगा एरिया का मैग्नीट्यूड बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, इसके एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
लेंथ इंटू विड्थ यानी ए इंटू बी। वैसे ही सर्कल अगर ले लिया मैंने तो सर्कल का बताओ एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सर्कल के एरिया का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी ऑल नो पाई आर स्क्वायर। वैसे अगर स्फीयर लिया तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, वी ऑल नो। आप किसी भी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही एरिया का मैग्नीट्यूड है, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर इसको मिटाऊं, आगे बढ़ता हूं, है ना। कॉपी करो इसको जल्दी से। ठीक है, चलो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, टाइम समाप्त हो रहा है मेरा, इसलिए मैं फटाफट डायरेक्शन डिस्कस कर देता हूं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि दो तरह का बेटा एरिया होता है, एक तो फॉर ओपन सरफेस, एरिया किसका कैलकुलेट करते हैं, सरफेस का। एरिया किसका कैलकुलेट करते हैं बेटा, सरफेस का। सरफेस कितने तरह का होता है, दो तरह का, ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस, ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। तो ओपन सरफेस के बारे में देखेंगे एरिया का डायरेक्शन, और क्लोज्ड सरफेस के बारे में देखेंगे एरिया का डायरेक्शन। एरिया का डायरेक्शन ओपन सरफेस के लिए कैसा होगा और क्लोज्ड सरफेस के लिए कैसा होगा। तो देखो देखो बेटा, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस का एरिया कैसे लेंगे। तो ओपन सरफेस मैंने आपको बताया एक पीस ऑफ पेपर, क्या बेटा, ओपन सरफेस है। ऐसा कोई भी सरफेस जो वॉल्यूम को क्लोज नहीं करता वो ओपन सरफेस है। तो देखो मैंने क्या किया, ऐसा सरफेस लिया, ये पीस ऑफ पेपर है बेटा ना, क्या ये पीस ऑफ पेपर है, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, दिख रहा होगा आपको, ये है ना, ये इस तरह से रखा है वाई जेड प्लेन में, सॉरी एक्स जेड प्लेन में रखा है। किसमें रखा है बेटा, एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड, आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपके फोन से बाहर क्या निकल रहा है, जेड, और ये वाली लाइन क्या है बेटा, एक्स, आपके फोन से बाहर क्या निकल रहा है, जेड। तो ये प्लेन क्या हो गया बेटा, एक्स जेड प्लेन। कैसा प्लेन हो गया ये, एक्स जेड प्लेन। तो ये एक्स जेड प्लेन में रखा है ये प्लेन, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और नीचे भी हो सकता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, दोनों ही डायरेक्शन ले सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों ही पॉसिबल डायरेक्शन है, ठीक है। अब ऊपर नीचे दोनों ही इसके वेक्टर के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर या नीचे दोनों, एरिया वेक्टर कभी अलोन नहीं रहता, मतलब अकेला नहीं आएगा। फिजिक्स में जब भी एरिया वेक्टर आएगा तो किसी ना किसी के साथ आएगा। जैसे यहां पर करंट डेंसिटी वाले मैटर में एरिया वेक्टर किसके साथ आ रहा है बेटा, करंट के साथ आता है ना, करंट डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा उसके अलोंग हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं। जैसे मान लो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, ये प्लेन है, इस प्लेन में करंट ऊपर जा रहा है तो एरिया वेक्टर क्या ले लेंगे, ऊपर। अगर इस प्लेन के थ्रू करंट नीचे जा रहा है तो इसी में एरिया वेक्टर कहां ले लेंगे, नीचे। तो एक ओपन सरफेस का एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऊपर या नीचे किधर भी हो सकता है। और जो भी इसके साथ क्वांटिटी आएगी फिजिक्स में, एरिया वेक्टर के साथ जो भी क्वांटिटी आएगी उसका जो भी डायरेक्शन होगा हम लोग उसके अलोंग जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ रहा है उसको प्रेफर करेंगे। अगर करंट ऊपर है एरिया वेक्टर ऊपर ले लेंगे, करंट नीचे है एरिया वेक्टर हम लोग नीचे वाला लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि एरिया वेक्टर इसके प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर
इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ एरिया। जो भी एरिया का प्लेन है, जो भी एरिया का प्लेन है, उस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। अब बात करते हैं बच्चों क्लोज्ड सरफेस की। जैसे मान लो मैंने बात किया स्फीयर का। स्फीयर कैसा सरफेस है बेटा? क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज्ड सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड, कैसे लेंगे? आउटवर्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्लोज्ड सरफेस है, ये स्फीयर है ना। अब इसको इमेजिन करना है, स्फीयर है, एकदम इमेजिन करना है ना। क्या है? स्फीयर है, एक बॉल है, स्फीयर है, आना चाहिए दिमाग में, है ना। इतने बड़े साइज का बॉल आना चाहिए आपके दिमाग में, दिखना चाहिए बॉल है। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। देखो ये बॉल है, अब बॉल के ऊपर कोई भी एक यहां पर सरफेस लिया, छोटा सरफेस लिया बॉल के सरफेस पे, है ना। अब एरिया वेक्टर क्या होगा इस सरफेस का? तो सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड। अब देखो उसी को मैं यहां पे ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। देखो ये मैंने लिया बेटा यहां पर, इस स्फीयर के सरफेस पर मैंने छोटा सा ये एरिया लिया, ठीक है, दिख रहा है? स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एरिया लिया। कहां होगा इसका एरिया वेक्टर? देखना ध्यान से, ये गया ऐसे और ऐसे, ये हुआ, दिख रहा है डायरेक्शन? रेडियली आउटवर्ड। आया समझ में? ये होगा बेटा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। कहीं और पर अगर ये आप एरिया लोगे, मान लो यही एरिया आप यहां पर लेते हो बेटा, इस जगह पे लेते हो यही एरिया, है ना। ये पूरा स्फीयर है ना, स्फीयर के सरफेस पे हम कहीं भी जाकर के एरिया ले सकते हैं ना। तो अगर मान लो मुझे यहां पर दिखाना भाई इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो देखो ध्यान से, ये होगा एरिया वेक्टर, देख लो रेडियली आउटवर्ड। तो एक क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। एक क्लोज्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा बेटा? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब जैसे सिलेंडर, सिलेंडर कैसा सरफेस है बेटा? क्लोज सरफेस है। एक सिलेंडर का अगर मुझे, अब देखो सिलेंडर ऐसे लिया मैंने, ठीक है। अब देखना तो कुछ बातें यहां पे आपको समझनी है, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सिलेंडर में कितने सरफेस है? जैसे मैंने मान लो इस तरह का सिलेंडर लिया बेटा, तो कितने सरफेस है? एक तो सिलेंडर का ये क्लोज सरफेस, कर्व्ड सरफेस, और सिलेंडर का ये वाला दिख रहा है, ये रिंग वाला पोर्शन, ये सर्कुलर पोर्शन, ये भी तो एक सरफेस है ना। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं कि इसका एरिया वेक्टर कहां होगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, है ना, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये होगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस का वैसे ही बाहर की तरफ होगा, ये भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस का बेटा एरिया वेक्टर कहां होता है? आउटवर्ड, है ना। और प्लेन सरफेस का क्या होता है? प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां भी लिख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर for a closed surface, for a closed surface, direction of area vector for a closed surface will be radially outward, है ना, will be outward, radially outward, ठीक है। चलो बेटा, तो ये सारी बातें आज हमने कर ली करंट डेंसिटी के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। करंट डेंसिटी में जो 7th पॉइंट है मैंने आपको बताया है कि वो हम वेक्टर में डिस्कस करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स के अंदर जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर, उसके बारे में चिंता कोई बात नहीं है। रेस्ट, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है बेटा? करंट पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो ये सारी बातें हमने वहां पर डिस्कस कर ली। फिर हमने देखा कैलकुलेटिंग करंट फ्रॉम करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी दिया रहेगा, वहां से करंट कैलकुलेट करना रहेगा। तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है ना। जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर हमने एरिया वेक्टर के बारे में चर्चा की कि ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, क्लोज्ड सरफेस का कैसे लेंगे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है कि जैसे स्फीयर है तो स्फीयर के इस पूरे सरफेस का एरिया क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। सिलेंडर के इस
इस सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। ये सब तो सॉरी 2 पाई आर एल क्या होता है, 2 पाई आर एल है ना। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एल है ना। ट्रायंगल का एरिया देखा हमने, रेस्ट सारी बातें देख ली, कोई परेशान होने की आवश्यकता इन सब में नहीं है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, द मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है ना, इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है ना, जिसके ऊपर आगे का पूरा चैप्टर बेस्ड है बेटा, जहां से रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें आती हैं है ना। आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे कि अमृत सर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं बट रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसमें रेजिस्टेंस कब आएगा, ओम्स लॉ कब आएगा। तो वो आ गया इसमें बेटा, ओम्स लॉ कल आएगा, कल हम लोग उन सब बातों पर डिस्कस करेंगे है ना, रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीजें। फिर आने वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और ये सब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की, ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, फिजिक्स में कई सारे जगह पे यूज होगा। देखो हम लोगों ने बहुत कम समय में बेटा बहुत कुछ पढ़ा है ना, तो कई सारी ऐसी भी चीजें थी जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, हमारे पास 11th में इतना टाइम नहीं मिला, बहुत कम समय था हमारे पास 11th में है ना, 2 महीने से भी कम का टाइम मिला हमें है ना। उसमें जितना पढ़ सकते थे हमने पढ़ा, जो बचा कुछ है मैंने आपको बोला है धीरे धीरे मैं उसे पढ़ाता जाऊंगा है ना। आपका 11th का भी जल्दी ही लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं बेटा जो कि हम धीरे धीरे अलोंग विथ चैप्टर में डिस्कस करते रहेंगे, जिसका इस चैप्टर से भी कंसर्न है और आने वाले चैप्टर में भी इनका काफी सारा यूज है। जो एरिया वेक्टर है वो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी तक लिमिटेड नहीं है, आने वाले चैप्टर्स में भी एरिया वेक्टर का काफी यूज होगा। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग, और कल हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है, और आपको असाइनमेंट अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसके ऊपर असाइनमेंट आपको आज ही मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं इसमें भी। ठीक है, चलो।